अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हकीकत ये है कि एक और एपिसोड के साथ हम सब टीवी पर मैं हूं असगर अली। व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हकीकत ये है, प्रोग्राम के अंदर हम मुख्तलिफ मसाइल की हकीकत आपके सामने लेके आते हैं और वो मसाइल ऐसे होते हैं जिनके मुतालिक परसेप्शन कुछ और दिया जाता है, तासुर कुछ और दिया जाता है, जबकि उनकी ग्राउंड रियलिटी और हकीकत कुछ और होती है। व्यूवर्स, आज का प्रोग्राम भी हमने एक इंतहाई अहम मसले पर प्लान किया है और वो अहम मसला हमारी सेहत के साथ जुड़ा हुआ है। आप सबको हमारे हुक्मरानों की तरजीहात का तो इल्म होगा कि सेहत और तालीम सबसे पीछे है और बाकी मामला जो हैं वो सबसे आगे हैं। इसी वजह से हमने कोशिश की है कि सेहत के मसाइल को उजागर करके आपके सामने लाया जाए और दिखाया जाए कि हुकूमत बेशुमार दावे तो करती है, लेकिन वो दावे सिर्फ दावे हैं, उनकी हकीकत जो है वो कुछ भी नहीं। हम आज के अपने इस प्रोग्राम में आपको दिखाएँगे कि हुकूमत के जो दावे हैं वो सिर्फ दावे हैं, उनमें हकीकत क्या है वो आपके सामने इसी प्रोग्राम में लेके आएंगे। इसी प्रोग्राम में हम आपके सामने कुछ ऐसे इंकशाफात भी लेकर आएंगे जो इंकशाफात आपने शायद पहले कभी ना सुने हों। अगर मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में हम सेहत के हवाले से बात करें तो हुक्मरानों की तवज्जो जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, जिसे हम मुजरमाना गफलत भी कह सकते हैं। और इसी मुजरमाना गफलत की भीड़ चढ़ रहे हैं वो तमाम मरीज़ जो रोज़ाना हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। हमारा आज का प्रोग्राम भी इसी मौजू पर मुनसर है, जिसमें हम उन मरीज़ों की बात करेंगे जो दिल के मरीज़ हैं। जी बिल्कुल, अमराज़ कल्ब। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको अमराज़ कल्ब की मुख्तलिफ वजूहात भी बताएंगे और अमराज़ कल्ब के मरीज़ों के साथ होने वाले हॉस्पिटल्स के अंदर सलूक के बारे में भी आपको बताया जाएगा। अगर अमराज़ कल्ब के हवाले से बात की जाए तो अमराज़ कल्ब की वजूहात में से नींद का पूरी तरह से ना लेना और तंबाकू नोशी और नाकिस खुराक, ये तमाम वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे मुआशरे में अमराज़ कल्ब बढ़ता जा रहा है। अगर अदाद शुमार की बात की जाए तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में अमवात की सबसे बड़ी वजह अमराज़ कल्ब है। सिर्फ पाकिस्तान में 1 घंटे के अंदर अंदर 12 लोग, जी हाँ 12 लोग जो हैं वो अमराज़ कल्ब की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। यानी ये कुल पाकिस्तान में वफ़ात पाने वाले लोगों की 30 से 40% तादाद बनती है। इसका मतलब ये है कि सालाना 2 लाख, जी हाँ सालाना 2 लाख लोग सिर्फ पाकिस्तान में अमराज़ कल्ब की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। व्यूअर्स, ये हकीकत और भी चौंका देने वाली है कि पाकिस्तान में दिल के मरीज़ों की औसत उम्र खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत 10 साल कम है। यानी अगर किसी दूसरे मुल्क में हार्ट अटैक 40 साल की उम्र में आता है तो वही हार्ट अटैक पाकिस्तान में सिर्फ 30 साल की उम्र में आ जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल की संगीनी में मज़ीद इजाफा हो रहा है, क्योंकि इस सूरत हाल से निमटने के लिए खातिर खा इक़दामात नहीं लिए जा रहे। व्यूअर्स, जैसे जैसे मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, जदीद तरीका इलाज दरियाफ्त हो रहे हैं, वैसे वैसे दिल के मरीज़ों के लिए भी जदीद तरीका इलाज जो है वो मुतारफ़ किए जा चुके हैं। उन जदीद तरीका इलाज में से एक एंजियोग्राफी भी है, जिसके ज़रिए हार्ट के मुख्तलिफ पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। पाकिस्तान में दिल के मरीज़ों को जो स्टंट डाले जाते हैं वो स्टंट ज़्यादातर गैर रजिस्टर्ड होते हैं। वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं होते? क्योंकि ड्रैप यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के पास इसकी रजिस्ट्रेशन का कोई मेकनिज़म मौजूद नहीं है, और तो और इन स्टंट्स की क्वालिटी चेक करने की कोई लेबॉर्ट्री पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि पिछले दिनों ये शोर होगा काफ़ी ज़्यादा था और FIA ने कार्रवाई करते हुए म्यू हॉस्पिटल के करीब से तकरीबन काफ़ी बड़ी तादाद में गैर रजिस्टर्ड शुदा स्टंट्स जो हैं वो बरामद किए थे। इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई वो भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम आपको PIC भी लेके चलेंगे और डॉक्टर्स से बात भी करेंगे और कुछ मरीज़ों से भी जानेंगे कि उनको वहाँ पे सेहत की सहूलियत कैसी मुयस्सर हैं। ये सब आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के पास मौजूद हैं और यहाँ हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर्स से बात करें और यहाँ के मरीज़ों से बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि उनको किस तरह के मसाइल का सामना है और हुकूमत के वो जो दावे हैं कि वो सेहत की सहूलियत फराहम कर रहे हैं उनमें किस हद तक सच्चाई है, ये भी हम जानेंगे। आप हमारे साथ रहें। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं PIC की एमरजेंसी के सामने और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो अमराज़ कल्ब बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में उसकी वजूहात क्या हैं और इसकी सूरत हाल की संगीनी कितनी है। जी डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि पाकिस्तान में अमराज़ कल्ब की बढ़ती हुई वजूहात जो हैं उनमें आप क्या क्या पॉइंट आउट करेंगे?
पाकिस्तान में तो जो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ की जो सबसे बड़ी वजूहत हैं वो शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा हाई हो जाना, सिगरेट स्मोकिंग और फैमिली हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लीडिंग हैं टूवर्ड्स द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे इमरजेंसी में अपनी ड्यूटी जो है वो सरअंजाम देते हैं। आप ये बताइएगा कि यहाँ पे कितने मरीज़ रोज़ाना चेक हो जाते हैं? तकरीबन एमरजेंसी में जो डेली पेशेंट्स आते हैं वो 1000 और 1000 से प्लस हैं। ठीक है, ये सिर्फ एमरजेंसी के पेशेंट्स हैं जो एमरजेंसी में आते हैं। आउटडोर में तकरीबन आउटडोर की जो रेशोज़ है वो 4000 टू 5000 पेशेंट्स पर डे है। यानी कि रोज़ाना कोई 5 से 6000 के करीब मरीज़ जो हैं वो सिर्फ पीआईसी में आते हैं? जी, वो सिर्फ पीआईसी में आते हैं। जो कंपैरेटिवली दूसरे जो रीजन्स हैं पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ से 10 साल कम है औसत उम्र यहाँ के मरीज़ों की, उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये है कि जिस मरीज़ को शुगर होती है वो शुगर को कंट्रोल नहीं रखता, जिसको ब्लड प्रेशर है वो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रखता, नमक चिकनाई से तो बिल्कुल भी लोग परहेज़ नहीं करते और खाने भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज़ जो स्मोकिंग है वो तो बिल्कुल कोई बंदा मतलब एक एक दो दो पैक पर डे होती है। इस वजह से पाकिस्तान में जो दिल के अमराज हैं वो ज़्यादा हैं। इसी वजह से कि शुगर है किसी मरीज़ को तो वो कंट्रोल नहीं रखता। बाकी बाहर के ममालिक में शुगर और ब्लड प्रेशर की बाकायदा तौर पर मुकम्मल मॉनिटरिंग होती है, उसको कंट्रोल रखा जाता है, उनकी मुकम्मल मॉनिटरिंग होती है। यहाँ पे पेशेंट्स की वो चीज़ नहीं है। मॉनिटरिंग पर एक पेशेंट जो चेक करवा के चला जाता है वो 3-4 महीने बाद आता है, टोटल प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करवाता अपनी। इस वजह से अमराज के क़ल्ब ज़्यादा हैं इधर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो सहूलियात हैं वो जिस तरह से जिस रेशो में जो मरीज़ यहाँ पे आते हैं उस हिसाब से यहाँ पे सहूलियात हैं, मरीज़ यहाँ पे अकोमोडेट हो जाते हैं? नहीं, सहूलियात तो बिल्कुल भी पूरी नहीं है कि जिस पेशेंट को एंजियोग्राफी की लोड है, जो स्मोकिंग है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उस पेशेंट को अगर एंजियोग्राफी की लोड है, कई जो पेशेंट्स एमरजेंसी में आते हैं जो हार्ट अटैक के साथ आते हैं उनकी एंजियोग्राफी तो हम फ़ौरन कर देते हैं, लेकिन जो पेशेंट्स जिनकी एंजियोग्राफी हमने बाद में करनी होती है उन्हें फिर हम आउटडोर बेसिस पे उनको एंजियोग्राफी का टाइम देते हैं। वो तकरीबन 2 से 3 साल बाद का मिलता है। 2 से 3 साल का टाइम आप देते हैं? तो बिल्कुल, एको है जो दिल का मेन टेस्ट होता है, उसका भी टाइम यहाँ पे जो इस टाइम चल रहा है वो 2 साल बाद का ही चल रहा है। 2 साल तक अगर मरीज़ मर जाए तो? अब ये देखें ना कि जो मरीज़ हमारे पास हम जो भी हमारे पास पेशेंट आता है हमने उसको नंबर नहीं देना होता, जो वहाँ पे बंदा बैठा हुआ है उसने नंबर देना है। एक सीक्वेंस के साथ काम चल रहा है ना। ये हमारा काम है एको करना, एको के लिए टाइम देना वो हमारा तो नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हुकूमत का काम है कि वो कितनी सहूलियात फराहम करती हैं। अगर सहूलियात का ही फुकदान है तो ज़ाहिरी बात है एक पेशेंट को 2 साल बाद का टाइम मिलेगा। जैसा कि आपने देखा कि सहूलियात का फुकदान इस कदर ज़्यादा है कि यहाँ पे पेशेंट्स को 2-2 साल का 3-3 साल का टाइम दिया जाता है सिर्फ एंजियोग्राफी के लिए। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सेहत की सहूलियात फराहम करने के हवाले से हुकूमत कितनी संजीदा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप ये जो पिछले दिनों स्टंट्स का काफ़ी इशू था कि नॉन रजिस्टर्ड स्टंट्स जो हैं वो काफ़ी पकड़े गए और काफ़ी ओवर चार्जिंग भी हो रही है। जो फार्मासिस्ट एसोसिएशन है उनका दावा है कि ये स्टंट्स जो हैं वो बहुत सस्ते हैं। यहाँ पे आप कितने का डाल के दे रहे हैं स्टंट्स जो है? स्टंट्स देखें, स्टंट्स की मुख्तलिफ 2 किस्म की इकसाम होती हैं। एक होता है मेटालिक स्टंट, एक होता है ड्रग लिफ्टिंग। जो मेटालिक स्टंट होता है उसकी कीमत कम होती है, ठीक है, उसकी लाइफ भी कम होती है। दूसरा ड्रग लिफ्टिंग होती है, उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मेटालिक आप कितने का डाल के? मेटालिक तकरीबन इधर 50,000-60,000 का है। और जो दूसरा है ड्रग लिफ्टिंग, उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। खून की मुख्तलिफ किस्म की नालियाँ होती हैं दिल में, किसी का साइज़ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, कोई नाली मोटी होती है, कोई बारीक होती है। तो दूसरा है उसकी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत क्या हो सकती है? तकरीबन लाख से शुरू होकर 2 लाख 2.5 लाख तक इनकी प्राइसेस जाती हैं। ये मतलब जो ड्रग लिफ्टिंग स्टंट्स हैं उनकी प्राइसेस हैं। जी तो सर, आप ये यूरोप में 20 यूरो का मिल रहा है स्टंट, तो यूरोप में तो दाल भी 1 रुपये की मिल रही होगी यकीनन। जो दाल पाकिस्तान में 150 रुपये की है। देखें, ये रेट्स जो होते हैं ना, ये रेट्स हुकूमत ने फिक्स करने होते हैं, ये डॉक्टर्स ने नहीं करने होते। ये बिल्कुल डॉक्टर्स का काम नहीं होता। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो सिर्फ गवर्नमेंट का काम होता है कि इनका प्राइजेस को फिक्स करना। आपके ख्याल में जो ड्रैब है वो अपना काम पूरी तरह से कर रही है? नहीं, ड्रैब के पास तो इसकी ना पॉलिसी है, ना ड्रैब के पास इसको मतलब स्टंट को देखने के लिए कि ये कैसे हैं क्या है, उसके पास वो पॉलिसी ही नहीं है उनके पास। तो हम मज़ीद बात करते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम एक पेशेंट जो है उनके लवाहिकीन के पास मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पेशेंट का जो मसला है वो किस हद तक हल हुआ है। जी आप बताइएगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी जेमस मसीह। जेमस मसीह। जेमस, ये बताइएगा कि कौन है पेशेंट आपके जो है? मेरा जी भनवैया है। आपके बहनोई हैं? हाँ जी। तो वो जिदन असीं लैके आए सानूं अटैक होया सी ते दस्सिया जी ਉਹਦੇ 3 ਵਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦਿਨ 25% ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਹੁਣ ਉਹ 35% ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। तो इन्होंने बाईपास ऑपरेशन जो है वो सजेस्ट किया है, बाईपास दसिया तो उसकी डेट दी है आपको? नहीं, अभी डेट नहीं दी। अभी परसों तो थोड़े दिन हुए हैं, 2-3-4 दिन। वो आंदे जी का पीर ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ डेट देंगे। तो अगर डेट ज़्यादा लंबी मिलेगी तो फिर क्या करेंगे? फिर जे अल्लाह मालिक है डेट लंबी देने तो उन्होंने मर्जी है। वैसे कंडीशन नहीं होती लंबी डेट देने वाली, वो नहीं कि देंगे कि उन्होंने पता है। जी व्यूअर्स, हमारे पास एक और पेशेंट के लवाहिकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका मसला जो है वो किस हद तक हल हुआ है। जी आप बताइएगा कौन है? जी मैं ना, मेरी बीवी है यहाँ पे, तो उनको 2 अटैक हुए हैं। इधर वो टीका भी उनको लगा है, लेकिन जो है दवाई लैन उत्ते जाने हैं उस टाइम वो ਜਿਹੜੇ काउंटर वाले ने कोई सुबह तो जाता है बंदा खलो खलो के बंदे की बस हो जाती, चाह पी रहे होंगे ने हाँ जी, तो बैठे हो जिन्ना चिर कप खाली नहीं होंदा उन्ना चिर तो वो टोकन नहीं देंगे दवाई का। तो इत्थे हज़ारां परेशानियां ने, कोई एक होवे तो बंदा दसदा भी है जनाब। डेट जो है का टाइम एंजो 14 महीने का एंजियोग्राफी का टाइम दिता है। 14 महीने का? हाँ जी, और एक साढ़े नाल मरीज सी उन्होंने 2 साल का टाइम दिता होया है। दिल का मरीज सुबह शाम असी एमरजेंसी आने, 1-2 दिन बाद 2 दिन बाद लाजमी एमरजेंसी, हुण भी एमरजेंसी आए हैं। उन्होंने टीका लग्या, मेरी बीवी के नक चों थोड़ा खून आया है, तो उनकी वजह तो परेशान हो के असी इत्थे आए हैं। हाँ जी, वो एक छोटा जिहा टेस्ट है, वो कहते हैं जी 6 घंटे बाद मिलेगा। हाँ जी, इत्थे मसला ही मसला है जी भाजी, बस अल्लाह ही है गरीब का, कोई भी नहीं रब तो सिवा, बस अल्लाह ही कोई आसानी करे। जी आपने सुना कि गरीब का जो है वो अल्लाह ही है। यहाँ पे कोई हालात नहीं है, सूरत हाल नहीं है। 14 माह का, 2 साल का, 3 साल का टाइम दिया जाता है एंजियोग्राफी का। क्यों? क्योंकि एंजियोग्राफी की सहूलियात कम है। क्यों? क्योंकि हुकूमत की इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। यही जो टाइम है वो दूसरे दिन का भी हो सकता है, तीसरे दिन का भी हो सकता है। अगर उसी तरह काम किया जाए, उसी पैशन के साथ काम किया जाए जिस पैशन के साथ यहाँ पे फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं, जिस पैशन के साथ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाती है, अगर उसी पैशन से सेहत की सहूलियात देने की जो है वो हुकूमत कोशिश करे, तो यकीनन ये जो 2-2 साल का, 3-3 साल का टाइम मरीज़ों को मिल रहा है, ये टाइम जो है वो 2 दिन का और 3 दिन का भी हो सकता है, अगर मशीनरी मौजूद हो, अगर जो है वो ज़रूरी अद्वियात मौजूद हों, अगर अमला मौजूद हो। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे मौजूद होंगी? ये सारी चीज़ें उस वक्त मौजूद होंगी जब हुकूमत इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो देगी। आप हमारे साथ रहिए, हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी व्यूअर्स, आपने देखा, आपने सुना कि किस तरह से मरीज़ जो है वो दुहाइयाँ दे रहे थे और मरीज़ों की हालत क्या थी। आपने डॉक्टर्स की बात भी सुनी। अब हम आपको बताते हैं कि हुकूमत किस तरह से इन्वॉल्व है इस सारे मामलात में, और हुकूमत की क्योंकि ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के अहम इदारों के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं वो अहम लोग लगाए जाएँ, वो बाकिरदार लोग लगाए जाएँ। जब हुकूमत अपनी ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करती तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो नीचे तक आता है। फिर कोई भी चीज़ आप ठीक नहीं कर सकते। जब सबसे टॉप पर कोई अच्छा आदमी ना बैठा हो तो नीचे तक जो है वो मामलात ख़राब होते हैं, और टॉप के ऊपर जो आदमी बिठाना है वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। आपने अगर गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी का जो है वो तयन करना हो कि गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से अदा कर रही है या नहीं, तो उसका तयन सिर्फ एक बात से हो सकता है कि किसी भी अहम अदारे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव के तौर पे गवर्नमेंट किसको मुतयन करती है, किसका तयन करती है। गवर्नमेंट ने जिन साहब को इस अहम इदारे का चीफ़ एग्जीक्यूटिव लगाया हुआ है, उन साहब के करतूत क्या हैं, उनके दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लोगों के साथ ताल्लुकात क्या हैं, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। उस झलक से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कितनी सिंसेयर है, कितनी मुखलिस है यहाँ के मरीज़ों को सहूलियत फराहम करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। आप ये वीडियो देखिए। ये जो हल्के हल्के सरूर का मज़ा ले रहे हैं, इनमें ये हैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जनाब नदीम हयात मलिक साहब। हमें ना तो इनके सरूर लेने पर एतराज़ है, ना इंग्लिश मशरूब पीने पर, क्योंकि ये इनका ज़ाती मामला है। लेकिन हमें एतराज़ है इनके साथ बैठी खातून की मौजूदगी पर, क्योंकि मौसूफ़ा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की रीजनल डायरेक्टर हैं और ये कंपनी मुबैना तौर पर PIC को स्टंट्स फराहम करती है। अगर एक सरकारी हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव के ताल्लुकात एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की रीजनल डायरेक्टर के साथ इतने करीबी हों, तो बादी नज़र में ये गुमान तकवीयत पकड़ लेता है कि स्टंट्स की खरीदारी में कमीशन का लेन देन भी होता होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज डॉक्टर्स को अपनी मेडिसिन तजवीज़ करने पर कमीशन ज़रूर देती हैं।
और ये कमीशन कहीं और से नहीं, अवाम की जेबों से ही निकाला जाता है। यानी अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि इस हल्के हल्के सरूर के अखराजात तड़पते सिसकते मरीजों की जेबों पर डाका डालकर पूरे किए जाते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे किरदार का हामिल शख्स PIC जैसे अहम इदारे के सरबराह की हैसियत से तैनात किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो सिर्फ एक ही सूरत में कि उन अफराद को भी कुछ दिया जाए जिन्होंने ऐसे शख्स को तैनात करना है, और ऐसी तैनाती का इख्तियार सिर्फ हुकूमत के पास है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मरीजों की जेबों पर डाका डालने में हुकूमत बराबर की शरीक है। जी व्यूअर्स, आपने वो वीडियो देखी, यकीनन अब आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे सहूलियत का फुकदान क्यों है, यहाँ पे जो मरीज़ हैं वो इतने ख्वार क्यों होते हैं। क्योंकि जब अहम सीटों पर नाअहल लोग आके बैठ जाते हैं तो फिर यही कुछ होता है जो यहाँ PIC के अंदर हो रहा है या दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर हो रहा है। हम आपको मज़ीद ब्रेक के बाद कुछ इंकशाफात बताएँगे और दिखाएँगे जो आपने शायद पहले कभी ना देखे हों और ना सुने हों। आप हमारे साथ रहिएगा, हकीकत ये है। मैं वेलकम बैक इन हकीकत ये है। व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने अपने प्रोग्राम में सेहत के हवाले से मसाइल, ख़ास तौर पे जो PIC की सूरत हाल है और जो स्टंट्स के इशू हैं उनके ऊपर हमने बात की, और इसके मज़ीद हक़ाइक़ और मज़ीद इंकशाफात के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये ऑफ़िस है ड्रग लॉयर्स फोरम के प्रेसिडेंट जनाब नूर मोहम्मद महर साहब का। इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जो स्टंट्स के हवाले से इशू सामने आए, और प्राइम मिनिस्टर ने इन इशूज़ का नोटिस लिया और FIR ने कार्रवाई करते हुए स्टंट्स वहाँ से काफ़ी तादाद में गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स जो हैं वो वहाँ से रिकवर किए, और इसके बाद ये सारी सूरत हाल जो है वो हमारे सामने देखने में आई। अब हम नूर मोहम्मद महर साहब के ऑफ़िस में मौजूद हैं और इनसे जानते हैं मज़ीद हक़ाइक़ और मज़ीद ऐसे इंकशाफात जो अभी सामने आना बाकी हैं, जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। सर, ये बताइएगा कि ये स्टंट्स का क्या मामला है, कितना जो है वो कमीशन मिलता है एक डॉक्टर को स्टंट्स तजवीज़ करने पे? असल में जब ये मीव अस्पताल में तकरीबन कोई 12 जनवरी को ये वाक़या पेश आया है, तो उसके जो है ना हमारे हेल्थ के बहुत सारे मामलात जो है ना जो हमारी कोताहियाँ थी हमारे सिस्टम की, वो मज़ीद अयां हुई हैं इस सारे मामले से। तो इसमें जब FIA ने रेड किया, फिर PIC गए और बाज़ जो डॉक्टर्स हैं उनका एक डाकू का किरदार जो है वो सामने आया है, और ख़ास तौर पे बाद मरीज़ों जिनको स्टंट की ज़रूरत नहीं होती थी तो बाज़ उनको भी लगाए जा रहे थे। तो रिपोर्टें PIC की और मीव अस्पताल की बिल्कुल डिफरेंट थी। फिर वहाँ पे जो FIA ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और उन्होंने एक सही डायरेक्शन में एटलीस्ट कोई वर्किंग तो शुरू की है, लेकिन आज की डेट तक जो है FIA भी अपने काम में नाकाम है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी नाकाम है, और अदलिया को भी जो है वो कमज़ोर किया गया है इस मामले में। असल में हुआ ये कि जब FIA ने ये सारा मामला किया और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे हमने और बहुत से दोस्तों ने, मीडिया ने बड़ा रोल प्ले किया। अब जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर सो मोटो एक्शन लिया, अब सो मोटो एक्शन में सारी चीज़ें डिस्कशंस में आई। फिर 16 फरवरी को FIA लाहौर ने डॉक्टर उस्मान साहब की सिग्नेचर से एक रिपोर्ट जो है CO ड्राइव को भेजी, और उनको उस लेटर में जो है 16 फरवरी में कहा कि जी इसके जो CO ड्राइव जो हैं इसके प्राइस फिक्स करें। और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो बाहर से जो कस्टम के ज़रिए आ रहा है 20 यूरो का जो स्टैंड है वो 2 लाख का 1.5 लाख का जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके जो है ना प्राइस फिक्स होने चाहिए। फिर मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिर साहब ने भी ये कहा कि इसकी स्टैंड की कीमत जो है वो ड्राइव जो है फिक्स करे। अच्छा, ये 20 यूरो का आ रहा है बाहर से? जी, बाज़ 20 यूरो का आ रहे हैं, 25 यूरो का आ रहा है, कुछ $30 का आ रहा है। तो वो कोई 2,500 से 3,000 रुपये की अमाउंट बनती है पाकिस्तानी? जी बनती जी है। बस 2,500 से 3,000 रुपये का जो स्टंट है वो 2.5 से 3 लाख में डाला जा रहा है। ये आपके सामने जो है वो सूरत हाल है इसकी हकीकत। जी मज़ीद बताइएगा। अच्छा, अब उसमें क्या है कि 2 मार्च को जो है जब FIA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जी इस पे प्राइस फिक्स होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो अब ड्राइव ने कुछ नहीं किया उसके बावजूद भी। फिर उन्होंने और अद्वियात पे भी जो है वो काम किया। FIA ने कहा भी बाकी जो एंटी कैंसर में और दूसरी अद्वियात की कीमतों में जो है वो लूट मार की जा रही है।
उसका मसला ये है कि असल में जितनी भी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके पास तो डाटा ही नहीं है कि किस दवा की क्या कीमत है और कौन सी दवा रजिस्टर्ड है, कौन सी दवा रजिस्टर्ड नहीं है। अलमिया ये है, मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत को सज़ा देनी चाहिए। बाकी सूबे तो दावा ही नहीं करते ना अच्छे होने का, ये दावा करते हैं जाली जाली का पूरी दुनिया में, हमें बदनाम तो करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि असल जो करने वाले काम है वो किए नहीं उन्होंने। क्योंकि इनके पास कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर जो है किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके अद्वियात की कीमतें और रजिस्ट्रेशन जो है जाली या गैर जाली का चेक ही नहीं कर सकता, चेक ही नहीं कर सकते, मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। देखिए चेक तो उस वक्त करेंगे कि जब उनके पास डाटा हो, वो ऑफिशियल वेबसाइट हो जिस पे कि ये दवा रजिस्टर्ड है, ये जाली है, जाली तो वो होगी जो रजिस्टर्ड नहीं होगी, और यही हाल स्टैंडर्ड्स का है। तो स्टैंडर्ड्स को चेक करने का वो मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। कुछ कंपनियां जो हैं वो डॉक्टरों के साथ मिली भगत करती हैं, उन्हें कमीशन देती हैं, बाहर के टूर देती हैं, फ्रिज देते हैं, एसी देते हैं, थाईलैंड के उम्रे मतलब जो वो देते हैं, मतलब के टूर्स देते हैं। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे मरीज़ की जेब जो है वो मुसलसल कट रही है और उसका हुकूमत भी जो है उसमें शामिल है मरीज़ को मारने में। अब इस मुल्क में पाकिस्तान में 2 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस है और रोज़ानों की बुनियाद पे 4000 मरीज़ जो हैं वो रोज़ाना मरते हैं हेपेटाइटिस के इलाज महंगे होने की वजह से और दस्तयाब ना होने की वजह से, और हुकूमतें कुछ नहीं कर रही। अब अलमिया ये है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को जो है वो लूटने में कंपनियों के साथ मिली हुई है। हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है जिसका काम है इंस्पेक्टरों का, चीज़ों का, कि वो इसको काबू में रखें, आवाम के लिए काम करें। तो उनके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? असलम अखवानी साहब जी। तो वो असलम अखवानी साहब जो है वो आपकी पिटीशन की वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट जो है उसको ख़त्म किया, कलअदम करार दिया। वो क्या मामला था? वो असलम अखवानी साहब कौन थे? असलम अखवानी खुद जो है एक अरसुका कंपनी का शेयर होल्डर था और उसने जो है अफरोज़ कंपनी और अरसुका एक ही ग्रुप है। अफरोज़ वो कंपनी है जो PIC में 292 लोगों की हलाकत की जिम्मेदारी उन पर डाली गई थी। अब मसला ये है कि एक जो सारे सिस्टम में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है असलम अखवानी साहब का था, उनके शेयर्स जो हैं वो एक अभी भी जब वो CEO बने उस डेट तक, उसके बाद तक भी जो है उनके शेयर्स जो हैं वो थे। अब ये जो है एक कंपनी के मालिक को जो है आप CEO ड्राइव लगाएंगे तो इस तरह के मसाइल तो आएंगे। अब क्या था, CEO ड्राइव जो है सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, क्लब ऑफ 50 है, जो मल्टी नेशनल्स हैं, सिर्फ उनको धड़ाधड़ पिछले 2016 में जो है 5 दफ़ा प्राइस इंक्रीज़ दिया और हमने कोशिश की और 6 कंपनियों से जो है वो गलत प्राइस उन्होंने इंक्रीज़ किया था। 105 करोड़ रुपए जो है वो 6 कंपनियों से रिकवर किए गए। वो सिर्फ एक मीटिंग थी ड्रग प्राइसिंग कमेटी की जिसे रिकवर, अभी 19 कमेटियां जो हैं अभी बाकी हैं, बल्कि 20 कमेटियां अभी बाकी हैं। तो अब मसला ये है कि गरीब आदमी का 2017 में भी एक गरीब आदमी दवा महंगी होने की वजह से मर जाए, एक चीज़ जो होनी चाहिए 2 रुपए की, 3 रुपए की, और वो बिक रही है 100 रुपए की, तो हुकूमत जो है कहाँ पे है? ये हमारा जो निज़ाम है, क्या ये मुल्क कंपनियों के लिए बना है? अगर कंपनियों ने ही फैसले करने हैं कि कौन सी दवा कितने की हमने बेचनी है, तो ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा? इनको वैसे जो है ये जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है ये चाइना को दे दें या बरतानिया को दे दें मुकम्मल तौर पे, क्योंकि इन्होंने अब अपनी लैब्स जो हैं वो आउटसोर्स कर दी हैं। ठीक है, 5 और ममालिक से टेस्टिंग कराएंगे, इन्होंने अब इंस्पेक्टर्स भी कुछ आउटसोर्स कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा ये सारी चीज़ें आउटसोर्स क्यों करते जा रहे हैं? इनके पास क्या किस चीज़ की कमी है? पाकिस्तान में डॉक्टर्स नहीं है या कोई सामान नहीं है या क्या, किस चीज़ की कमी है जो इस चीज़ों को आउटसोर्स करते जा रहे हैं? देखें, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी, क्योंकि हुक्मरान इस मुल्क में इलाज नहीं कराते, वो लंदन अमेरिका से कराते हैं। उनको यहाँ के सिस्टम में चीज़ों का पता ही नहीं है, और जो उन्होंने मुशीर रखे हुए हैं वो बिल्कुल 2 नंबर मुशीर रखे हुए हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारे सेहत का बजट भी जो है बहुत कम है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो आउटसोर्स वाली आप बात कर रहे हैं, इन्होंने 7 अक्टूबर 2016 को जो है ऐड दिया कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं फैसलाबाद और लाहौर के, ये आउटसोर्स कर दिए जाएंगे, और जो भी कंपनियों को चेक करते हैं और लाइसेंस जारी करते हैं, ये सारा निज़ाम भी हम आउटसोर्स कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें कर भी दी हैं। तुर्की के जो है कंपनीज़ हैं, बहुत सी चीज़ों को ठेका उनको दे दिया गया है। अब अलमिया ये है कि इनसे ये चीज़ें चलती क्यों नहीं है? असल में नेक नीयती नहीं है। नेक नीयती जब होगी, खलूस होगा,
देखिए नेक नीयती कैसे हो सकती है भाई, जाली अद्वियात पे काबू कैसे पाया जा सकता है? तो मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। जब मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, एक ड्रग इंस्पेक्टर जिसको आप सिर्फ 17वां ग्रेड ज़रूर है लेकिन 37,000 तनख्वाह देते हैं, उसको चेक करने के लिए जब जाता है पेट्रोल नहीं देते, गाड़ी आप उसको नहीं देते, जो माल या गलत चीज़ें या सही चीज़ें वो उठा के मेडिकल स्टोर से या फैक्ट्री से उठा के ले आता है, उसको माल मतरूका रखने के लिए जो है वो माल खाना ही नहीं है उसके पास। वही चीज़ें जो हालांकि सही टेम्परेचर पे रखी जानी चाहिए, उसके पूरे वो सरकारी माल होता है, जब वो सील किया जाता है तो उसका जब गवर्नमेंट को अलमिया ही ये है कि उनको इस चीज़ की सेंस ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि करना क्या चाहिए। यही वजह थी कि 13 फरवरी को जो ये वाक़या पेश आया माल रोड पे, तो इसके पीछे भी जो है वो नाअहली शामिल है। अभी जो वो सारी चीज़ों पे मान गए हैं पंजाब ड्रग रूल्स पे, अगर वो पहले मान जाते तो इतनी शहादतें ना होती। अच्छा, ये जो फार्मासिस्ट हैं अगर कहीं एक्शन लेते हैं, डॉक्टर फ्रिया की मिसाल हमारे सामने है पीआईसी में, उन्होंने जो है वो ओवर प्राइसिंग की निशानदेही की तो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो वो रिन्यू नहीं किया गया और वो घर बैठ गई हैं। तो अब क्या करें फार्मासिस्ट जो वहाँ पे हैं, जो प्राइस कंट्रोल के ऊपर कोई अगर काम करना चाहता है, कोई अगर बोलता है तो उसको जो है वह कहीं ना कहीं कोई ना कोई खुड्डा लाइन लगा दिया जाता है। ये चीज़ें किस तरफ लेके जा रहे हैं सारी? आप फार्मासिस्ट हैं, आप ये बताएं कि ये जो स्टंट है ये 2,000 से 3,000 या 4,000 5,000 में डलना चाहिए, ये इतना महंगा क्यों डल रहा है? इसमें डॉक्टर्स की कमीशन इन्वॉल्व है, क्या मामला है सारा? देखें डॉक्टर कमीशन भी है असल में हुकूमत जो है ना, हुकूमत को ड्रग अथॉरिटी का करप्ट 3 बंदा चाहिए था जो कि इनको कमीशन दे। ठीक है, गवर्नमेंट पंजाब खसूसी तौर पे इसमें इन्वॉल्व है कि जब आप ऐसे करप्ट लीन कंपनियों के मालकान को ही, मतलब के चोर को ही घर की निगरानी के लिए आप बिठा देंगे, ठेका दे देंगे, तो फिर ऐसे वाक़यात पेश आएंगे ना। अलमिया ये है कि सिर्फ मनपसंद करप्ट नाअहल लोगों को, नाअहल तरीन लोगों को जो है वो ड्रग अथॉरिटी का और प्राइस के कंट्रोल का ये सारा किया गया है। अब इसी तरह पूरी दुनिया में हमें जो है जाली का सिर्फ बदनाम किया गया है। अमली तौर पे देखें, आज से 3 साल पहले तक कोई ऐसे मसले नहीं थे। हमारी हेल्थ जो है जब ये प्राइवेटाइज़ किया है, ड्रग अथॉरिटी को उन्होंने आउटसोर्स किया, प्राइवेटाइज़ किया है। ठीक है, अपनी लाहौर की ड्रग लेबॉर्ट्री इसको आउटसोर्स किया है। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो कंट्रैक्ट पे लेकर आए हैं। अब क्या है कि खुलूस नहीं है। अब देखिए नेक नीयती होगी तो ही सही अद्वियात मिलेंगी। अब इन सारी चीज़ों में अब जैसे स्टंट का मामला है, वज़ीर आज़म के सो मोटो एक्शन का, वज़ीर आज़म की कोशिशों का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोशिशों का अवाम को आज के दिन तक भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज भी स्टंट जो है वो 1.5 से 2-2.5 लाख रुपए का बिक रहा है। वो चीज़ जो 2,000 या 5,000 की होनी चाहिए थी, वही चीज़ जो है आज भी 2 लाख की बिक रही है। सर ये कहीं हुकूमत का क्या फ़ायदा? सर ये कहीं सियासी स्टंट तो नहीं है? सो मोटो नोटिस ले लिया, एक्शन ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कमेटी बना दी, जब इनके अपने जो भाई बंद है वो इन्वॉल्व हैं प्रॉफिट टेकिंग में। वो चौधरी निसार साहब की अहलिया का जिक्र किया जाता है, मीडिया पे कई दोस्तों ने जिक्र किया है कि वो शेयर होल्डर्स हैं एक बड़ी कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तो ये जब मुफादात वाबस्ता हो तो कैसे एक्शन लिया जा सकता है? आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? जो हमारे सीईओ ड्राइव थे, इनकी जो कंपनी अर्सुका थी, उसने 66 स्टंट जो हैं वो इसमें रजिस्टर कराए। फिर उन्होंने हर्बल कंपनी अपनी रजिस्टर कराई। इवन के हमारी मईशत को, हमारी अद्विया साजी को जितना नुकसान दे सकते हैं उन्होंने दिया। हमारी 55 मुल्कों में इससे पहले एक्सपोर्ट होती थी, बाकी दुनिया में गलत पिक्चर डेवलप करने से जो है और हेल्थ की करप्शन की वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 50% कम हो गई है। ठीक है, अब इस सारे सिनेरियो में असल मसाइल जो है ना, देखें यहाँ पे जो है जो असल जो होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स पहले तो बहुत कम है। ठीक है, फिर वो ट्रेंड नहीं है। अब पूरे पंजाब में वफाक के पंजाब में सिर्फ 6 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं। वो किस तरह 500 फैक्ट्रियाँ भी चेक करेंगे, मेडिकल स्टोर भी देखेंगे, ठीक है, और प्राइस को भी देखेंगे, तो किस तरह पॉसिबल है? तो डाटा भी नहीं है असल में। इसी तरह पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सिर्फ 70 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं पूरे पंजाब में, तो वो किस तरह सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं? उसके लिए कम से कम 500 इंस्पेक्टर्स होने चाहिए 70 के बजाय, और वफाक के जो है वो 200 इंस्पेक्टर्स होने चाहिए। असल में यहाँ पे तो पूरा अलमिया ही जो है ना वो इस तरह है कि सिस्टम डेवलप नहीं किया जाता।
असल में जब हाई लेवल पे फैसले ही जो है ना मरीज दुश्मन किए जाते हैं, तो ये तो करप्शन होनी है। तो सर आपके ख्याल में इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन अगर आपसे पूछें एक दो लाइनों में सोल्यूशन बताइए अगर इन सारी चीज़ों का, तो आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या हो सकता है? जितनी भी अद्वियात हैं वो साल्ट वाइज जेनरिक जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और उसमें जो अस्पतालों में जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसका रोल सबसे अहम है, और कम से कम 6000 नए जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं वो अपॉइंट होने चाहिए, और रेगुलेटरी अथॉरिटी को फौरी तौर पे और जो लैब्स हैं इसको हुकूमती तहवील में होना चाहिए, और उसमें ट्रेंड लोग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो ट्रेंड लोग हैं वो यहाँ पे लगाए जाएं, और इंस्पेक्टर्स की जो है मैं समझता हूँ कि जजों की तरह 10 गुना ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए, उनकी गाड़ी होनी चाहिए, उनके सामान की हिफाजत के लिए, चीज़ों के लिए ये सारा कुछ होना चाहिए। और इसी तरह जो हमारी ड्रग कोर्ट्स है उसमें 600 रुपये दिहाड़ी के बजाय ना जो जज के साथ जो फार्मासिस्ट बैठता है कम से कम उसी 6 लाख तनख्वाह होनी चाहिए माहाना। तो चीज़ें जो है ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगी और सिस्टम में मरीज़ों को सही, सस्ती और म्यारी अद्वियात मिलेंगी जब पाकिस्तान में सही मानों में जेनरिक अद्वियात का जो निज़ाम है वो आएगा। जिस तरह अमेरिका में 80% जेनरिक अद्वियात की जो है वो फार्मासिस्ट के ज़रिए बेची जाती हैं, यहाँ पे जो है वो मैट्रिक वाले जो डिस्पेंसर्स लोग हैं उन पे जो है ये अद्वियात की जो सेल है वो उस पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, और सिर्फ अद्वियात की जो सेल है और फ़रोख्त है, ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो सिर्फ फार्मासिस्ट के ज़रिए होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि यहाँ पे कितने सारे मामलात जो हैं वो अपनी डगर से नीचे उतरे हुए हैं, मामलात बिल्कुल जो है वो तबाही के दहाने तक पहुँचे हुए हैं, और इनको जो है वो फौरी तौर पे इनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और वज़ीर आला पंजाब जो हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये तो अपना इलाज जो है वो बाहर जाके करवा लेंगे, लेकिन यहाँ के अवाम जिन्होंने यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है, उन्होंने अपना इलाज भी यहीं करवाना है। तो हम अपने प्रोग्राम के आखिर में इस सारे मामले का जो है वो अगर दो लफ्ज़ों में इस सारे मामले का जो हल है वो ख्वाजा आसिफ साहब के 2 अल्फाज में आपको मिल जाएगा। आप वो 2 अल्फाज ज़रूर सुनिएगा और प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर देखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए मसले के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और उस मसले की जो हकीकत है वो आपको बताएंगे। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।